जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। प्लेटो का ये कहना आज भी कितना सच है। और आज हम एक ऐसे ही काफी जिज्ञासु और थोड़े जटिल विषय पर बात करने वाले हैं। जी। सर्बिया की जादर लिथियम परियोजना और यूरोपियन संघ मतलब ईयू की जो हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं हैं, हाँ। हमारी ये चर्चा ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपे एक लेख पर आधारित है। और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए या जो लोग समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए अहम हो सकती है। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे के जो अलग अलग पहलू हैं, जैसे इसका सामरिक महत्व, पर्यावरण से जुड़े जोखिम, स्थानीय विरोध और वो जो भू राजनीति वाला एंगल है, उसे गहराई से समझें। हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये लिथियम ईयू के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। असल में ईयू ने इसे उन 34 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स में रखा है, मतलब वो कच्चे माल जो उसकी अर्थव्यवस्था और खासकर उसके हरित लक्ष्यों के लिए बेहद जरूरी हैं। और भविष्य में तो जरूरत और बढ़ने वाली है ना? मैंने पढ़ा कि 2040 तक मांग शायद 40 गुना बढ़ सकती है। जी हाँ, अनुमान यही है। और अभी की स्थिति देखें तो ईयू लिथियम आयन बैटरी के लिए चीन पर बहुत बहुत ज्यादा निर्भर है। अच्छा। हाँ, और ये निर्भरता थोड़ी चिंताजनक है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि 2030 तक ये निर्भरता शायद वैसे ही हो जाए जैसी यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप की रूस पर थी ऊर्जा के लिए। ओहो, ये तो गंभीर बात है। मतलब ईयू इस स्थिति से बचना चाहेगा। बिल्कुल, खासकर तब जब उनका लक्ष्य है 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 55% कम करना। इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ऊर्जा भंडारण, इन सब के लिए बहुत सारी बैटरी चाहिए होंगी। तो इसी सब के बीच ये सर्बिया की जादर परियोजना आती है। ये पश्चिमी सर्बिया में है ना? हाँ, सही कहा। इसे एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है रियो टिंटो, वो विकसित कर रही है। और वहाँ अनुमान है कि करीब 118 मिलियन टन अयस्क है, जिसमें लिथियम ऑक्साइड करीब 1.8% है। अच्छा। और एक खास बात यह है कि वहाँ जेडराइट नाम का एक तरह का अनोखा खनिज मिला है। इसमें लिथियम और बोरॉन मतलब दोनों है। अरे वाह। और इसकी क्षमता मतलब कितना लिथियम निकल सकता है वहां से? क्या ये यूरोप की जरूरतें पूरी कर पाएगा? देखिए, अनुमान तो ये है कि ये खदान हर साल लगभग 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पावर देने लायक लिथियम निकाल सकती है। और यूरोप की जो मौजूदा ज़रूरतें हैं उसका लगभग 90% तक ये अकेले पूरा कर सकती है। 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। इसीलिए ईयू का जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट है, CRMA, उसने इसे एक स्ट्रेटेजिक संपत्ति माना है। मतलब यूरोप की जो बैटरी बनाने की योजनाएं हैं और वो जो संसाधन संप्रभुता की बात करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ आता है कि ईयू इसे इतना महत्व क्यों दे रहा है। ये वाकई चीन पर निर्भरता कम करने की चाबी हो सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये प्रोजेक्ट सर्बिया के कृषि वाले इलाके में है, लोजीनका शहर के पास। तो वहां के लोग शायद इतने खुश ना हों। पर सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण को लेकर है। मतलब एक डर ये है कि खदान से जो गंदा पानी निकलेगा वो पास की ड्रीना नदी बेसिन को प्रदूषित कर सकता है। और ये नदी लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का स्रोत है। और मिट्टी में बोरॉन का स्तर भी मैंने पढ़ा कि वो अनुमेय सीमा से 14 गुना तक बढ़ सकता है। ये तो काफी खतरनाक लग रहा है। जी हाँ, ये चिंताएं वास्तविक है। और कुछ लोग इसे हरित उपनिवेशवाद यानी ग्रीन कॉलोनियलिज्म का नाम भी दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? मतलब ये आरोप के पश्चिमी देश अपने हरित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक तरह से कमजोर या विकासशील देशों के संसाधनों और पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं। और रियो टिंटो पर भी आरोप है ना कि उन्होंने शायद पब्लिक कंसल्टेशन से पहले ही टैक्स छूट ले ली थी। हाँ, ऐसे आरोप भी लगे हैं और विरोध भी काफी दिख रहा है। जैसे सितंबर 2024 में एक लोकल पोल हुआ था, उसमें 60% से ज्यादा सर्बियाई लोगों ने प्रोजेक्ट का विरोध किया। ओह, तो फिर सरकार का क्या कहना है? सर्बियाई सरकार तो इसे ज्यादातर राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर रही है। पर यह स्थिति ईयू के लिए एक बड़ी दुविधा है ना, कि वो अपने जलवायु लक्ष्यों को देखें या फिर स्थानीय पर्यावरण और लोगों की चिंताओं को। और इसमें वो भू राजनीति वाला एंगल भी तो है। सर्बिया में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह से। रूस के साथ भी उनके पुराने संबंध हैं। बिल्कुल। ईयू शायद ये नहीं चाहेगा कि सर्बिया पूरी तरह उनके प्रभाव में चला जाए। शायद इसीलिए 2024 में ईयू ने सर्बिया के साथ कच्चे माल पर एक समझौता भी किया था। तो क्या ईयू एक तरह से वहां की कथित लोकतांत्रिक कमियों को नजरअंदाज कर रहा है अपने रणनीतिक हितों में लिए, जिसे वो स्टेबिलिटी कैसी कहते हैं? हाँ, ये आलोचना काफी होती है। मतलब स्थिरता के नाम पर लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता करना।
ईयू के खुद की रिपोर्ट्स में सर्बिया में राष्ट्रपति वुसिच के सत्तावादी रवैये या चुनावी निरंकुशता जैसी बातें कही गई हैं। फिर भी जिंडार जैसे प्रोजेक्ट पर जोर है। तो फिर ईयू इसे सही कैसे ठहराता है? देखिए, ईयू अधिकारियों का तर्क है कि ये परियोजना यूरोप की रणनीतिक स्वायत्ता मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और कच्चे माल की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि कल का रूसी गैस आज का चीनी लिथियम नहीं बनना चाहिए। पॉइंट तो है। हाँ, पर वो ये भी कहते हैं कि पर्यावरण की चिंताओं को अनदेखा नहीं किया जा रहा। ईयू ने कहा है कि कड़े पर्यावरणीय मानक लागू होंगे, पारदर्शी तरीके से लोगों से बात की जाएगी और निगरानी भी होगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने भी कहा है कि सर्बिया की प्रकृति का सम्मान होगा। जी हाँ, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये वादा किया है और आयोग ने ये भी साफ किया है कि अगर रियो टिंटो शर्तें पूरी नहीं करती तो इस प्रोजेक्ट को सीआरएमए के तहत जो खास दर्जा मिला है वो वापस लिया जा सकता है। तो मतलब ये सिर्फ लिथियम की कहानी नहीं है, ये तो यूरोप की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और उसके अपने मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की एक जटिल कोशिश है। बिल्कुल, ज़ादर परियोजना इस पूरे तनाव का एक जीता जागता उदाहरण है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ज़ादर परियोजना एक तरफ तो ईयू की लिथियम की भारी जरूरत को दिखाती है, चीन पर निर्भरता कम करने की उसकी कोशिश और संसाधन संप्रभुता की चाहत, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये स्थानीय लोगों की चिंताएं, पर्यावरण के खतरे और ईयू के अपने घोषित मूल्यों के बीच एक गहरा टकराव भी सामने लाती है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना कि क्या जरूरी संसाधनों को हासिल करने की रणनीतिक जरूरत इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो किसी देश की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और स्थानीय समुदायों की आवाज पर भारी पड़ जाए। इस मामले का जो भी नतीजा होगा उसका असर सिर्फ बाल्कन पर नहीं बल्कि यूरोप के भविष्य की नीतियों और उसके वैश्विक साख पर भी पड़ेगा। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, क्या हरित भविष्य के जो बड़े लक्ष्य हैं वो कभी-कभी स्थानीय समुदायों के हितों या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी को सही ठहरा सकते हैं? और ये जो वैश्विक संसाधन प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसमें नैतिक और व्यवहारिक संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? ये सवाल वाकई बहुत अहम है। आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। ओआरएफ के लेख पर आधारित ये विश्लेषण अगर उपयोगी लगा हो तो श्रोताओं से अनुरोध है कि कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।